जैसे आप बोलते रहते हैं चला पूरा ठीक है। फाइनल शॉट। ये औसत और भी कम हो जाता है, वो अपने करियर में आगे बढ़ पाते हैं। जिस दिन ये रियलाइज हो जाता है किसी को that this is my calling, ये चीज है, ये करने में मजा आ रहा है, उसी में इंटरेस्ट आने लगता है, फिर ये समझ में नहीं आता कि आप 2 घंटे वो काम कर रहे हो कि 10 घंटे काम कर रहे हो, क्योंकि आप एंजॉय कर रहे हो, उसी में आपको मजा आने लगता है। I have always been appreciative of your effort कि आपके मन में एक कुछ अच्छे विचार हैं कि हमें कैसे लो कॉस्ट पे यहाँ के अपने क्षेत्र के बच्चों को अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करना है। नमस्कार आप सभी का स्वागत है आपके अपने ड्रीम गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पे। आज एक छोटी सी हम लोगों ने एक चर्चा रखी हुई है, जिसके लिए हमने इनवाइट किया एक ऐसे शख्सियत को जिन्होंने हमारे क्षेत्र का नाम अपने काम से किया है, हमारे पूरे देश में, साथ ही साथ कई जगहों विदेशों में भी। आपका जो मुख्य कंट्रीब्यूशन रहा है वो शिक्षा नीति में रहा है। आज आप एक देश के प्रतिष्ठित संस्था सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के सीईओ भी हैं, और बिना देर किए मैं आपसे मिलाना चाहूंगा डॉक्टर रवि चंद्रा को, जो इसी क्षेत्र से हैं। तो स्वागत है सर आपका बहुत बहुत यहाँ पे। थैंक यू वेरी मच अंकित जी। और मैं यहाँ पे सेंटर फॉर सिविल सोसाइटी के सीईओ के रूप में कम और आपके मित्र के रूप में ज्यादा प्रस्तुत हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। बेसिकली सर आपको आज आमंत्रित करने का हमारा एक खास उद्देश्य ये है, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, और पिछले कुछ सालों में हमने कई ढेर सारे चैलेंजेस फेस भी किया है। बेसिकली हमारे लेवल पे ये चैलेंजेस कम है, स्टूडेंट्स लेवल पे लगातार हर साल ये चैलेंजेस आते रहते हैं। आप भी एक स्कूल लाइफ से होके गुजरे हैं और बाकी बच्चे भी हर साल स्कूल लाइफ से होके गुजरते रहते हैं। एक जानना चाहता हूँ, इनफैक्ट आपका भी एक ऑब्जर्वेशन जानना चाहते हैं, जब आप स्कूल में थे, जब हम लोग स्कूल में रहते हैं, जो आज के बच्चे स्कूल में हैं अभी, उस समय उनके पास ऊर्जा की कोई कमी नहीं रहती है, सपने भी सबके बहुत बड़े बड़े रहते हैं। फिर ऐसा क्या हो जाता है कि वो फिर अपने सपनों से दूर होते चले जाते हैं। बहुत कम ऐसे बच्चे हो पाते हैं, 100 में से ये औसत और भी कम हो जाता है, वो अपने करियर में आगे बढ़ पाते हैं। इस मुद्दे पे आपका क्या ऑब्जर्वेशन रहा है? मेरे ख्याल से द सिंगल मोस्ट डिसाइडिंग फैक्टर जो कि किसी भी बच्चे का करियर डेवलपमेंट में होता है, वो ये नहीं होता है कि वो कितना जानता है, कितना सीखता है, कितना मेहनत करता है, मगर ये होता है कि किस चीज में वो अपना इंटरेस्ट और पैशन पा लेता है। जिस दिन ये रियलाइज हो जाता है किसी को that this is my calling, ये चीज है, ये करने में मजा आ रहा है, उसी में इंटरेस्ट आने लगता है, फिर ये समझ में नहीं आता कि आप 2 घंटे वो काम कर रहे हो कि 10 घंटे काम कर रहे हो, क्योंकि आप एंजॉय करने लगते हो, उसी में आपको मजा आने लगता है। आपने खुद अपने आसपास देखे, चाहे जिनको भी आप सक्सेसफुल मानते हैं, उन्हें उठा के देख लीजिए, और उसके मेजॉरिटी केसेस में आप पाएंगे कि जिस भी फील्ड में आज वो सक्सेसफुल हैं, जरूरी नहीं है कि बचपन में भी उनका उस फील्ड में महारत हासिल था। जैसे हमारा नॉर्मली एजुकेशन में हमारा फोकस ये होता है कि पढ़ लिख के अच्छी नौकरी करना है, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर, कुछ भी बनना है, वो एकेडमिक्स के वर्ल्ड में ही बनना है। और जरूरी नहीं है कि जिन्होंने एकेडमिक्स के वर्ल्ड में ख्याति पाई है वो बचपन में एकेडमिकली बहुत शार्प रहे। मैं अगर खुद का भी अपना एग्जांपल लूं तो स्कूल के दिनों में मैं बड़ा ही एवरेज मीडियोकर टाइप का स्टूडेंट था। कभी ऐसा मोटिवेशन नहीं था, ना ही लोगों के ऐसे एस्पिरेशन थे कि हम जाके अवार्ड जीत के आए, ऐसा था ही नहीं। जनरल था कि हाँ भाई काम की चीजें पढ़ लो, पढ़ लिख लिए, पास हो गए, अच्छा है, नहीं है तो कुछ और कर लेंगे। तो ऐसा ना मोटिवेशन था ना कुछ था। इनफैक्ट मैं खुद को भी मानता हूँ, at times I very strongly feel in some sense I was born after once I have completed my graduation. ग्रेजुएशन हो गया तब समझने में थोड़ा थोड़ा आने लगा कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, ये क्यों पढ़ना जरूरी, ये क्यों प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। और जब वो प्रश्न पूछना शुरू किया तो अब आज तक अब लोग कहते हैं कि यार ये क्वेश्चन बहुत पूछता है। तो अब सवाल पूछने का ना सिलसिला रुक रहा है, ना जवाब पाने का सिलसिला रुक रहा है। तो that is why the most important thing is creating curiosity, igniting that mind. तो आपके पास जितने बच्चे आ रहे हैं उनको देखिए कि इनको क्यूरियस कैसे बनाना है, किसी क्षेत्र में इंटरेस्ट कैसे बनाना है। आप जनरली अपने आसपास अपने कोचिंग के बच्चों को पूछिए कि कौन सा सब्जेक्ट पसंद है,
कोई कहता है मैथ्स है, साइंस है, क्या है। यूजुअली वो किस बेसिस पे अपना इंटरेस्ट डेवलप करता है? जो बच्चा भी कह रहा होगा कि मैथ्स मुझे बहुत पसंद है, इन मेजॉरिटी केसेस उसके लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि उसको मैथ का एक टीचर बड़ा अच्छा मिल गया। एक टीचर ऐसा मिला जिसने मैथ को इतने इंटरेस्टिंग ढंग से समझाया कि उसको समझ में आने लगा और समझने में मजा आने लगा। साइंस का कोई फॉर्मूला ऐसे प्रेजेंट किया कि उसको इंटरेस्टिंग लगने लगा, यार ये तो बड़ा चीज है, अगर मैं ये सब जान गया तो मैं भी ट्रिक कर सकता हूँ, मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। हिस्ट्री नॉर्मली लोगों को लगता है कि इतना रटना है, भाई रटने का नहीं है। हिस्ट्री बड़े दिनों तक मैं खुद सोचता था स्कूल दिनों में, हमें ये हिस्ट्री हजारों साल पुरानी चीजें हो चुकी हैं, आज क्यों पढ़ा रहे हो हमें, क्या मतलब है। बट द मोमेंट यू रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री, बिकॉज जो चीजें आज आप फेस कर रहे हो सकता है पास में किसी ने भी फेस किया, एंड वंस यू नो दैट, तो आपको पता है कि उन्होंने फेस किया था तो उससे क्या हुआ था, क्या अच्छा हुआ था, क्या बुरा हुआ था, what is the key lesson to drive, and then you won't make the same mistake, right? And therefore we say take learning from history. Have you learned anything from history? Meaning learned anything from the past. वो सारे एपिसोड कहीं ना कहीं पे हुए होंगे तो उससे हम सीखे ताकि हम आगे बढ़े, thus we don't repeat the same mistake. So अगर आपको हिस्ट्री का भी टीचर मिल गया, ज्योग्राफी का भी टीचर मिल गया जो बड़े क्यूरियस आपको बना सकता है, इंटरेस्टिंग ढंग से समझा सकता है, तो फिर आपको समझने में आने लगता है, मजा आने लगता है। एंड देन सक्सेस को उस हिसाब से बाकी फिर डिफाइन ही ना करो। अगर उसको मजा आ रहा है, अच्छा कर रहा है, तो बाकी चीजें वो उसको पता भी नहीं चलेगा कि कब वो रॉकेट तक उड़ा लिया, राइट, माउंट एवरेस्ट पे भी कब पहुंच गया उसे पता ही नहीं चलेगा। एंड देयरफॉर डोंट गो बाय द डिफाइंड वे ऑफ सक्सेस एंड डिफाइंड वे ऑफ फ्रस्ट्रेशन, डिफाइंड वे ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस। और खासकर आपका रोल मैं देखता हूँ कि बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के संस्थापक के नाते ये आपका ये जिम्मेदारी बनती है कि आपके कोचिंग में जितने बच्चे आ रहे हैं, फॉर द टाइम बिंग भूल जाइए कि उनके मार्क्स कितने आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, 2 घंटे पढ़ रहे हैं कि 5 घंटे पढ़ रहे हैं। What kind of question they are asking? If they are asking good questions, right? Then which means दिमाग अपना लड़ा रहे हैं। दिमाग क्यों लड़ा रहे हैं? क्योंकि किसी ने उनको उसमें वो जला दिया है, राइट? सो ये मेन मुद्दा है। अगर ये हो सकता है तो बाकी फ्रस्ट्रेशन, प्रॉब्लम वगैरह सब इररिलेवेंट है। अगर हम किसी को क्यूरियस नहीं बना पा रहे हैं, इंस्पायर नहीं कर पा रहे हैं, मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, then that's the biggest flaw in the education। ठीक है, तो आपके ही डिस्कशन से एक क्वेश्चन ये है कि क्या लगता है इंटरेस्ट का जो बढ़ना है स्टूडेंट्स में, जैसे आप एजुकेशन पॉलिसी को आप हमसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, 10वीं तक तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को सारे विषय ही पढ़ने रहते हैं, उसमें अच्छा भी करना रहता है। अब इंटरेस्ट का बढ़ना घटना किस पे निर्भर करता है? एक तो आपने बड़ी अच्छी बात कही कि टीचर अगर उनको अच्छा मिल गया, उन्होंने समझा दिया, तो सब्जेक्ट में भी उनका उसी हिसाब से इंटरेस्ट पैदा हो जाता है। बाकी सब्जेक्ट्स में क्या, क्योंकि सभी टीचर एक बराबर हो नहीं सकते हैं, तो बच्चों में इंटरेस्ट का बढ़ना घटना कैसे? कभी कभी मैथ्स एक सबके लिए चैलेंजिंग सब्जेक्ट हो जाता है, कभी कभी बच्चा थोड़ा एफर्ट लगा के गिव अप कर देता है, बाद में उसी को बोलता है कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसने कभी अपना 100% तो दिया नहीं। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन इस बात की भी रहती है कि लोग अपना 100% देते नहीं है और थोड़ा एफर्ट लगाने के बाद तो सोचते हैं कि मेरा इसमें इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आजकल ढेर सारी डिस्कशन इसी पे चल भी रही है। इस मुद्दे पे क्या कहना चाहेंगे? मैंने बोला ना, कोई भी बच्चा इंटरेस्ट कैसे पाता है? खुद से बैठे रहा, अच्छा आज मेरा ये इंटरेस्ट है, मुझे तो क्रिकेटर बनना है, क्रिकेट खेलना शुरू किया, फिर लगता है यार मजा नहीं आ रहा है, मुझे म्यूजिशियन बनना है, मुझे सिंगिंग करना है, नहीं आ रहा है, फिर वो सब छोड़ के छोड़ो यार ये सब में बहुत टफ है, कंपटीशन है, एक ही पर्सन होता है हजारों लाखों में जो इंडियन आइडल बनता है, सोनू निगम बनता है, उस अभिजीत सावंत बनता है, अरिजीत बनता है, वगैरह वगैरह। 99% का क्या होता है, तो छोड़ते हैं ये सब, ऐसा करते हैं, देखते हैं कहाँ पे सक्सेस रेट ज्यादा है, जहाँ पे 1000 बच्चे तैयारी कर रहे हैं और कम से कम 100 लोगों का तो कुछ हो जाता है, तो 10% तो कोई सक्सेस का है, तो चलो बैंक का तैयारी कर लेते हैं, एसएससी का तैयारी कर लेते हैं। इस तरीके से सोचेंगे तो नहीं होगा। इंटरेस्ट, इसीलिए मैंने बोला आप कहीं पे पैदा हुए हैं, आपको तो मालूम नहीं है कुछ क्या होता है, तो इंटरेस्ट आपको पता ही नहीं है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है। इंटरेस्ट इसीलिए मैंने बोला कि डेवलप होता है धीरे धीरे दूसरों को देख के,
कोई आपके यहाँ पे, अभी मैंने जैसे पूछा अपने आशीष भाई से ही कि आप का इंटरेस्ट इसमें कैसे डेवलप हुआ, उन्होंने बोला कि हमारे एक रिलेटिव का एक स्टूडियो था, वहां पे मैं जाता था, मैंने देखा बाकी स्कूल में रोज जा रहे हैं, किताब कॉपी पे होमवर्क दे रहे हैं, ये बोल रहे हैं ये करो वो करो, कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लगा। यहाँ पे देख के क्यूरियस हुआ कि ऐसे खड़ा करते हैं, ऐसे फ्रेम बनाते हैं, उसमें इनोवेशन करने का है, उसमें अपना दिमाग लगा सकते हैं और कुछ नई चीजें निकाल के ला सकते हैं, करके मजा आने लगा, धीरे धीरे उसी फील्ड में काम करने लगा। राइट, अभी हमारे वर्ल्ड कप सीरीज चल रहा था, विराट कोहली की कितनी प्रशंसा हो रही थी, हमें पता है उन्होंने ग्रेजुएशन भी शायद वो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, या सचिन तेंदुलकर ने ही जब खेलना शुरू किया। तो वो बेसिकली इंटरेस्ट शुरू में होता है, कोई इंसिडेंट होगा आपके लाइफ में, कोई ऐसे पर्सन मिल जाएंगे जिनको देख के आपका मोटिवेशन जग गया, या कुछ इनोवेटिव टाइप का, आजकल बच्चों का कंप्यूटर मोबाइल में आप कुछ पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, उनको नहीं समझ में आ रहा है, मोबाइल का जो नया मॉडल खरीद के लाते हैं, मैनुअल भी खोल के नहीं देखते हैं कि इसमें क्या क्या नया फंक्शन है, वो खुद करने लगते हैं और समझ जाता है, बिकॉज इट इज इंटरैक्टिव, एंगेजिंग, राइट। तो उसमें मजा आता है तो करने लगते हैं। तो हमें खुद सोचना चाहिए ना कि अगर बच्चे का हमें दिख रहा है कि अच्छा इस सब्जेक्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है, एकेडमिक परफॉर्मेंस वीक हो रहा है, लेकिन बाकी जगह पे हर चीज तो काम कर रहा है, वो जाके दुकान पे भी जा रहा है, समाज में भी जा रहा है, लोगों से मिल भी रहा है, कम्युनिकेशन स्किल भी हो रहा है, दोस्त भी बना ले रहा है। दोस्त बनाना आसान बात तो होती नहीं है। दोस्त बनाने के लिए फर्स्ट यू हैव टू डेवलप योर ओन गुडविल एंड क्रेडेंशियल, सेकंड यू हैव टू बी गुड कम्युनिकेटर, थर्ड यू हैव टू बी अ टीम पर्सन, यू हैव टू बी अ पीपल पर्सन। ये सारे चीजें होगा तो सॉफ्ट स्किल्स तो आपके में सारे डेवलप हो रहे हैं। एक वही है कि मैथ्स में या साइंस में या हिस्ट्री में या ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं आ रहे हैं, वो क्यों नहीं आ रहे हैं, ये भी हमें देखना होगा ना कि हम कैसे चीजों को इंटरेस्टिंग बनाएं। फिर बोरिंग हो गया है वो करना, रोज सुबह आके हमें बड़े आसानी से कह देते हैं अच्छा स्कूल नहीं जा रहा, परफॉर्म नहीं कर रहा है। आप खुद सोचो, किसी भी बच्चे का लाइफ आप दोबारा जी के देखो, सुबह उठ के 7 बजे रेडी होके और स्कूल में जाके कम से कम 6 और 8 घंटे इस पोस्चर में बैठे रहना है, ऐसे टेबल चेयर पे। आप किसी को भी ये टास्क दे दीजिए कि कुछ नहीं करना है, 6 घंटे बस ऐसे बैठे रहना है। देखिए कितना बड़ा टॉर्चर है। And therefore we have to be more sympathetic, empathetic towards children also. उनकी मनोभावना को समझ के कैसे, once again I'll keep coming to the same point, how do you ignite that mind? क्यूरियस कैसे बनाते हैं, इंटरेस्टिंग कैसे बनाते हैं, इंस्पायर कैसे करते हैं। अभी रिसेंटली एक मूवी आई थी 12th फेल, राइट? उसमें भी देखें तो वो रिकमेंड किया था। हाँ, वो 10th में तो चीटिंग करके पास हुआ था, फर्स्ट डिवीजन। 12th में जब तो वहां पे चीटिंग नहीं कर पाए, कॉपिंग नहीं कर पाए, जो भी माल प्रैक्टिसेस थे, जो व्यवस्था थी वो नहीं हो पाया, सेटिंग जुगाड़ आपका फेल हो गया और आप भी फेल हो गए, राइट? लेकिन उसके बाद एक दिन एक शख्सियत से मिलते हैं जो उनको बहुत इंस्पायर करता है और उनको लगता है कि यार इनका इतना पावर है, इतना रुतबा है। कोई शहर के एसपी रहते हैं, उनसे मिलके लगता है कि यार तो ये तो बड़ी अच्छी चीज है, मुझे ये करना है। और उनको देखते हैं, इंस्पायर हुए और फाइनली लग गए करने में, और एक दिन बन गए वो तो आईपीएस बन गए, उससे भी बड़े अधिकारी बन गए, राइट? वही कहीं पे चोर डकैत से मिल लिए होते हैं, कुछ वैसे असामाजिक तत्वों से भी मिल लिए होते हैं और वही उनको इंस्पायर कर देता, तो शायद इसी रूट पे भी चले गए होते हैं। तो ये हमारे समाज की जो करंट जनरेशन है, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि हम यंगर जनरेशन को कैसे इंस्पायर, मोटिवेट, एक अच्छा एनवायरनमेंट देते हैं जिसमें कि वो अच्छा सीखें, अच्छे चीजों से इंस्पायर हो, पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए। और अगर वो कमिंग जनरेशन नहीं जा पा रहा है, which means the current generation is failing, ये उनकी जिम्मेदारी, उनको मैं ब्लेम तो नहीं ही करूंगा। आप कहते रहिए, हमारे क्वेश्चन चलते रहे। कॉफी मैंने खत्म कर दिया जी। एक चीज और बड़ा प्रैक्टिस में है, बेसिकली उसको क्या कहा जाए, मतलब पेरेंट्स या बच्चे अगर उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी ठीक नहीं आ रही है, नहीं हो पा रही, तो वो स्विच करना शुरू करते हैं एक स्कूल से दूसरे स्कूल। आप कह सकते हैं शायद बेहतर स्कूल जहाँ पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है, एक कोचिंग से उससे बेहतर कोचिंग में शायद बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो एकेडमिक्स में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए क्या आपको भी ऐसा लगता है कि बहुत बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, या फिर हमारे बेसिक्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होने चाहिए?
इंफ्रास्ट्रक्चर का रोल है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, वंस अगेन आई विल कम बैक टू द सेम थिंग, इज योर टीचर। अगर टीचर है और वो अपने आप में एक अच्छा नॉलेजेबल पर्सन है, और जरूरी नहीं है कि हर नॉलेजेबल पर्सन एक अच्छा टीचर हो, राइट? अग्री। तो आपके पास ज्ञान तो एक लेवल का है, मगर क्या उस ज्ञान को आप कम्युनिकेट करके दूसरों को वो ज्ञान ट्रांजेक्ट कर पा रहे हैं, ट्रांसफर हो रहा है, और बाकी लोग भी उस ज्ञान को अर्जित कर पा रहे हैं, वो एक अलग स्किल है। तो नॉलेज के साथ आपके पास टीचिंग स्किल भी होना चाहिए, राइट? So not every knowledgeable person could be the best teacher. मैं यहाँ पे आपके साथ बैठ के भले बात कर पा रहा हूँ, अगर मुझे क्लास दे पाएंगे तो शायद मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगी, राइट? सबसे बेहतर, सबसे इम्पोर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर आपका टीचर ही है। अगर आपको मैथ्स का कॉन्सेप्ट समझाना हो, आप इस कप के माध्यम से ही समझा सकते हैं। ये कप यहाँ पे पड़ा हुआ है, मुझे दिख रहा है वहां से लाइट आ रही है, यहाँ पे उसकी परछाई बन रही है, किस एंगल से लाइट आ रहा है, राइट? आपको एक्सप्लेन कर कुछ भी आप ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। सो नॉर्मली हम जब कहते भी है ना कि शिक्षा समाज में फ्री होनी चाहिए, एक्चुअली थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है उसमें। ज्ञान समाज में हमेशा फ्री रहा है और हमेशा फ्री रहेगा। कुछ लोग कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे दिखाने की कोशिश करेंगे कि हमने कंट्रोल कर लिया है, कैप्चर कर लिया है, लेकिन ज्ञान, कुछ भी चीजों का जानने का, समझने का, वो समाज में हमेशा उपलब्ध है। जिस लैंग्वेज में मैं बात कर रहे हैं उसको ना आपने इनोवेट किया है, ना मैंने किया है, ना आपके पास कॉपीराइट है, ना मेरे पास है। सही। तो धीरे 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 हो गया, और हम आज अपने आप को बोलते हैं कि हिंदी के हम प्रख्यात प्रकांड विद्वान हो गए, और इसका वर्ड नॉलेज को हमसे ज्यादा कोई जानता ही नहीं। तो टीचर ही आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, सबसे बड़ा है, और जो बाकी की फैसिलिटीज हैं, फैसिलिटीज चाहिए होती हैं, लेकिन वो टीचर के हिसाब से ही, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। एंड देयरफॉर वंस अगेन, अगर आप प्रश्न पूछेंगे कि कौन सा बेस्ट स्कूल है, तो बेस्ट स्कूल को डिसाइड करने का कोई एक क्राइटेरिया हो ही नहीं सकता। आप देखोगे, आपके लिए हो सकता है क्राइटेरिया ये है कि मेरे घर के नजदीक कौन है, क्योंकि मैं बच्चे को ज्यादा दूर नहीं भेज सकता। हो सकता है कि कहाँ पे टीचर्स अच्छे हैं, कहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है क्योंकि हमारे बच्चे को ये सुविधाओं की, मूलभूत चीजों की जरूरत है, कहाँ पे लर्निंग एड या मटेरियल कहते हैं वो सारे अच्छे से उपलब्ध हैं, तो कोई कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आपको कुछ चीजें तो चाहिए ही जो होती हैं, तो वो है कि नहीं। सो आज के टाइम में इंफ्रास्ट्रक्चर भी जरूरी है, बट वंस अगेन वो सारी चीजें तब काम करेंगी जब आपका टीचर अच्छा होगा। और सिंपलेस्ट वे में मैं एग्जांपल दूंगा, थिंक अबाउट अ शेफ हु हैज अ किचन। किचन में सारे मसाले, सारे इंग्रेडिएंट, सारे सब्जियां, सारे फल, सब कुछ अवेलेबल। उसमें एक अच्छा शेफ जाएगा, वो देखेगा कि क्या मैजिकल चीज आज हम बना सकते हैं इन सारी चीजों से। मगर शेफ अच्छा नहीं है तो वो सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स होने के बावजूद भी आपको बहुत खराब डिश बना सकता है। आपके बात से मुझे मेरा विश्वास थोड़ा और बड़ा है, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे पास अच्छे टीचर हैं। इनफैक्ट ड्रीम ग्रुप के पास एक चीज और होती है, बच्चे अमूमन ऐसा देखने को मिलता है और बड़ा मास मूवमेंट होता है 10वीं के बाद। जिन बच्चों को अपने स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जिनको IIT JEE और नीट की प्रिपरेशन के लिए जाना होता है तो मूव करते हैं अलग अलग शहरों के तरफ। इनफैक्ट हम लोग भी जब बचपन में थे तो जो मैंने ऑब्जर्व किया है बेसिकली, वो जो डिसीजन रहता है, जैसा कि आपने पहले भी मेंशन किया है, एक तो बच्चों को थोड़ा फ्रीडम चाहिए होता है, बाहर निकलना चाहते हैं, वो अपने शहर से दूसरे शहर में जाना चाहते हैं। कुछ सच में बच्चे सीरियस रहते हैं, सीरियस तो सभी रहते हैं, जैसा कि स्टार्ट होता है कि नहीं मुझे जाके अपने सपनों को पूरा करना है, अपना कंपटीशन क्रैक करना है। बाद में 3-4-5 महीने बाद ये ऑब्जर्वेशन में आता है कि वो परेशान है, अब वो अपनी बातें खुल के कह नहीं पाते, क्योंकि एक बार उन्होंने डिसीजन लिया, घर को कन्विंस किया, या फिर उनके पेरेंट्स ने ही उनको भेजा वहां पे, तो उनको वापस लाना, तो कभी कभी पेरेंट्स को ऐसा भी लगता है कि तो मोहल्ले में या फिर कुछ लोग मेरे जानने वाले लोग रहेंगे तो मैं उनको क्या बोलूंगा। कभी कभी बच्चों को भी लगेगा कि उनके क्लासमेट के सामने में कैसे फेस, मेरा बेटा गया कोटा, ये सक्सेस इंजीनियर नहीं बन पाया, या परेशान है 4 महीने नहीं, परेशान है, वापस आ गया। अभी जैसे बहुत सारे बच्चे, हर साल होता रहता है, आप जानते हैं, कई साल हो गए मुझे इस क्षेत्र में काम करते हुए।
तो मैं भी कभी कभी विवश हो जाता हूँ, क्योंकि निश्चित तौर पे जो बड़े इंस्टीट्यूट है उनके साथ अभी जैसा ना सिस्टम, बाकी जो ढेर सारे टीचर्स बाकी सब चीजें, लेकिन उनके साथ कंपैरिजन में कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पीछे हम लोग रह जाते हैं। मार्केटिंग का उनके पास फंड जाता है या बाकी सब कुछ है। खैर ये तो बात, क्या ऐसी बातें उनको बताई जाए या उनको समझाई जाए कि वो जो डिसीजन ले रहे हैं वो उन्होंने किस बेस पे अपना डिसीजन बनाया है। क्योंकि बहुत टाइम पे तो ऐसा होता है, डिसीजंस होते हैं इन्फ्लुएंस डिसीजन होते हैं, वो देखा देखी चले गए। एग्जैक्टली, तो which simply means you have answered your question। हाँ, क्योंकि आपका डिसीजन आपका है नहीं। जो आपने शुरू में बोला कि अच्छा सारे बच्चों का होता है कि 10वीं के बाद हमारा ये ड्रीम है, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। पहले ये तो निश्चित कर ले कि आपका ड्रीम है, और इज इट बोरोड ड्रीम और किसी और का ड्रीम है जो आप पे दे दिया गया है और या आपने ले लिया है, राइट? तो पहले वो क्लियर कर लीजिए। अगर वो आपका ड्रीम होगा तो फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा ही नहीं, और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है इसका मतलब वो आपका ड्रीम है ही नहीं। सो सिंपल है। अब यही होता है ना, इसीलिए मैंने बोला कि पहले अर्ली एज पे बच्चों को नहीं मालूम उनका इंटरेस्ट क्या है। वो एक, इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनको उनका इंटरेस्ट ढूंढने में हम मदद करें, एंड देयरफॉर आवर एजुकेशन सिस्टम और मेथोडोलॉजी आल्सो हैज टू बी मोर गिविंग स्पेस टू एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, कि जाओ ये करके देखो, वो करके देखो, ऐसे करके देखो, वैसे करके देखो, और फिर देखो कि किस चीज को वो अच्छे से ग्रैब कर लेता है, एंड देन पॉसिबली फैसिलिटेट दैट प्रोसेस, राइट? अदरवाइज जब हम लोगों के टाइम में भी हम देखते थे कोई एक लड़का है, पढ़ने में तेज है, एकेडमिकली शार्प है, वो कॉमर्स ले रहा है तो बाकी कॉमर्स ले रहे हैं, उसने साइंस लिया तो बाकी के 4 दोस्तों ने भी साइंस ले लिया, क्योंकि हमें नहीं पता है कि सही क्या है, और ये लग रहा है ये तो ठीक करता है तो शायद इसको सही पता है और उसी डायरेक्शन में हम भी चल रहे हैं। तो वो तो निकाल लेगा, बाकियों का नहीं होगा, और नहीं होगा तो आप फ्रस्ट्रेटेड होंगे। यस। तो ये हमारे ख्याल से ये हम कुछ गलत विधियां आ गई हैं हमारे लाइफ में, हमारे स्टाइल में, इससे दूर होना चाहिए। और वंस अगेन आपने सुना होगा सुपर 30 के बारे में। yes. अभी कुछ दिनों पहले उस पर भी एक फिल्म बनी थी, ऋतिक रोशन जी ने उसमें अभिनय किया था। डॉक्टर आनंद कुमार जी के इनिशिएटिव के बारे में है उन्होंने। और वो सुपर 30 कैसे इतना फेमस हुए कि वो पढ़ाते थे, फिर उन्होंने क्या किया, गरीब बच्चों को, सोशल इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन के स्टूडेंट थे, जिनके पास मीन्स नहीं थे, साधन नहीं थे, उनको अपने पास बिठा के पढ़ाना शुरू किया, और 30 बच्चों को लेते थे इस टारगेट के साथ कि ये 30 IIT क्वालिफाई करेंगे। क्यों ऐसा भी क्यों हुआ था? क्योंकि एक समय पे वो शायद नहीं कर पाए थे। उसके बाद एक्चुअली उनका आई थिंक अब्रॉड जाने का भी कुछ था, स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया था, वही साधन नहीं हो पाए थे, तो उन्हें लगा कि मैं तो नहीं कर पाया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं बाकी बच्चों को करवाऊंगा। पढ़ाने लगे, और कैसे वो फेमस हो गया कि वो 30 बच्चों को सिलेक्ट किया, 30 के 30 IIT क्लियर कर लिए। और फिर लोगों ने सोचा कि एक बार तुक्का लग गया होगा, बट उन्होंने कॉन्टिन्यूअसली ईयर बाय ईयर सब डिलीवर करते गए। अब उतने ज्यादा वो फेमस हो गए कि अभी बॉलीवुड की मूवीज बन रही हैं, राइट? सो वंस अगेन घूम फिर के वहीं पे बात आती है कि आपके बच्चे का एटीट्यूड, उसके इंटरेस्ट को देखिए, इंटरेस्ट को जगाइए, और जगाइए क्या, वो जगेगा वो खुद ही। आपको थोड़ा वेट करना होगा, पेशेंस बना के रखना होगा। आप चेक कीजिए कि इसका स्टेज में इंटरेस्ट बन रहा है, फिर इंटरेस्ट को फैसिलिटेट कीजिए, पर उस दिशा में बढ़ते जाएंगे, आगे होता जाएगा। एक और बात आपके ध्यान में लाना चाहता था, जो आपने कहा कि 10th तक तो नॉर्मली सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, सारे सब्जेक्ट्स का ज्ञान होना चाहिए, और कुछ बच्चे कुछ सब्जेक्ट पिकअप कर लेते हैं, नहीं होते। देखिए जो करिकुलम बना हुआ है और 10th तक का जो सिलेबस भी बना हुआ है, वो बेसिक चीजें हैं कि मिनिमम ये तो हर सब्जेक्ट के बारे में जानना चाहिए, और उसके बाद हायर लेवल पे जाके आप स्पेशलाइजेशन क्रिएट करोगे। कितने उससे छोटे बच्चे को ही आप कह दोगे कि अपना स्पेशलाइजेशन चूज करो, उसको मालूम ही नहीं है। दैट्स वन। एंड सेकंड थिंग इज कि फाउंडेशन लेवल का ये बेसिक इतनी बातें तो सब चीजों के बारे में जानना चाहिए। क्यों जानना चाहिए? कि कोई भी सब्जेक्ट एक आइसोलेशन में नहीं काम करता है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे नई शिक्षा नीति भी और पहले भी इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टी डिसिप्लिनरी अध्ययन को बहुत प्रमोट किया जा रहा है।
एक इसका छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। आपने शायद सुना होगा कुछ सालों पहले भारत से एक अर्थशास्त्री को नोबेल प्राइज मिला, जॉइंटली ही मिला लेकिन मिला कुछ दिन पहले। अच्छा, अमर्त्य सेन को बहुत पहले मिला था, करीब 2-3 साल पहले अभिजीत बैनर्जी। अभिजीत बैनर्जी का मेन कंट्रीब्यूशन क्या था जिसके लिए उनको इकोनॉमिक्स का सबसे हाईएस्ट नोबेल प्राइज मिला? उन्होंने आरसीटी पे ज्यादा फोकस किया। आरसीटी हम कहते हैं रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, रिसर्च में एक फील्ड बन गया है। इसकी शुरुआत बेसिकली मेडिसिन सब फील्ड में हुआ करती थी। बेसिकली कोई नया दवा इजाद किए हैं तो आप कहते हैं कि 50 चूहों पे ये दवा डाल के देखते हैं, 50 चूहों पे को बिना दवा दिए करते हैं, देखते हैं कि क्या डिफरेंस आता है, राइट? एग्जैक्टली उसी फॉर्मूले को उन्होंने लार्ज स्केल पे अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स के फील्ड में अप्लाई किया कि ये वाला थ्योरी एक सोसाइटी में ये 200 बच्चे हैं, 200 बच्चों में से 100 का ग्रुप बना दिया, ये 100 ग्रुप को हम ये फैसिलिटी दे के देखेंगे और ये 100 को ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। ये कंट्रोल ग्रुप होगा, जो जैसे है वैसे ही होगा, और ये ट्रीटमेंट ग्रुप होगा जहां पे हम एक विशेष तौर की चीजें करके देखेंगे और देखेंगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या डिफरेंस आता है उसको। जो विधा साइंस के क्षेत्र में, मेडिसिन के क्षेत्र में शुरू हुई, उसको उन्होंने इकोनॉमिक्स के फील्ड में अप्लाई किया, लार्ज स्केल पे अच्छा किया, नोबेल प्राइज तक मिल गए, राइट? तो दैट दिस इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी और मल्टीडिसिप्लिनरी स्टडीज। तो जैसे मैंने बोला, आप पेड़, ये मैंने बोला कि ये कप के माध्यम से आप मैथ्स पढ़ा सकते हैं। अभी पेड़ भी वहां पे उग रहा हो, पौधा भी उग रहा हो, तो भी बोलो कि सनलाइट आ रही है, ये हो रहा है, तो आप कोई भी एग्जांपल लेके आप सेट कर सकते हो, राइट? एंड देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट। सो अगर आप मैथ्स भी पढ़ रहे हो या साइंस भी पढ़ रहे हो, उसके साइंस का एप्लीकेशन तो आपको इस रियल लाइफ में ही करना है ना। तो रियल लाइफ में एक अच्छा तरीका होता है क्यूरियोसिटी डेवलप करने का। आप उस कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन बताइए। आप पाइथागोरस थ्योरम बता रहे हो, बच्चे को कभी डे टू डे में वो अप्लाई होते वो नॉलेज नहीं दिख रहा है तो वो रिलेट नहीं करता है। उसको रियल लाइफ एप्लीकेशन बताइए कि यहाँ पे देखो, आपको मालूम नहीं लेकिन ये थ्योरी अप्लाई हो रहा है, तो लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी डेवलप हो जाती है। सो दीज आर अ फ्यू वेज टू डू इट। I don't know I have fully answered your question, मगर सहमत। रमेश जी, आपसे मुझे याद है लगभग आप 1 साल से ज्यादा समय तक अफगानिस्तान में रहे, तालिबान के आने के ठीक पहले, और आई थिंक आप वहाँ भी एजुकेशन पॉलिसी में ही कंट्रीब्यूट कर रहे थे, आई थिंक गवर्नमेंट को हेल्प कर रहे थे। थोड़ा शॉर्ट में वहाँ का एक अपना एक्सपीरियंस है। वंस इन ए लाइफ टाइम, यही मैं कहूँगा अपने उस अनुभव को। काफी अच्छा रहा, बहुत चीजें जानने सीखने को मिली, और अक्सर मैं इसको ये भी कहता हूँ कि लाइफ इन ए जेल और लाइफ इन ए बंकर भी बोल सकते हैं, क्योंकि वहां पे वो सारी स्वतंत्रताएं जो आपको यहाँ पे उपलब्ध है वो नहीं थी। हम एक लिमिटेड जगह पे रहते थे, एक लिमिटेड ऑफिस से काम करते थे, और सिक्योरिटी वाज द मेजर कंसर्न। तो आप कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो लिमिटेड चीजें हैं। वहां पे मैं शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करता था। बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को नॉलेज और टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करना मेरी जिम्मेदारी थी फॉर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी दैट दे वर ड्राफ्टिंग। आई वाज देयर फॉर अ ईयर फ्रॉम मिड 2018 टू मिड 2019। 2020 में तालिबान ने वापस से कैप्चर कर लिया। अभी जी आखिरी में हम बस 1-2 छोटे क्वेश्चन हैं। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ पेरेंट्स का क्या रोल होना चाहिए आपके दृष्टिकोण, इस पे आप थोड़ा सा अपना नजरिया बताएं। थैंक यू। मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के समय में, क्योंकि बहुत सारी जो समाज में परेशानी आ रही है, मेरे ख्याल से वो बैड पेरेंटिंग और पुअर चाइल्डहुड की वजह से ही आ रही है। तो अगर बचपन में बच्चों को सही ढंग से गाइड नहीं कर पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, और दे हैव अब्यूसिव चाइल्डहुड, तो उसका इम्पैक्ट आगे में जाके दिखता है। और बैड पेरेंटिंग, अब बैड और गुड पेरेंटिंग हो कह सकती है, वंस अगेन यही होगा कि भाई आप अपने सपनों को बच्चों पे थोपने की कोशिश ना करें। आप खुद
एक यूनिक पर्सनालिटी है, आपका बच्चा भी एक यूनिक पर्सनालिटी है, उसको उसके हिसाब से ग्रोथ करने दीजिए। Once again I'll say facilitate that process, identify the gaps और उस पर काम करें और थोड़ा पेशेंस बना के रखें। ये जो रैट रेस शुरू हो गया है, आप खुद डिसाइड करो कि रैट रेस में पार्टिसिपेट करेंगे तो वंस अगेन रैट ही बनना पड़ेगा या बन जाएंगे या कुछ और चीजें हो रही हैं। और उस दिशा में मैं सिर्फ चैलेंज ही नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज भी खुल रही हैं। आज देखिए ऐसे ऐसे ऑक्यूपेशंस और प्रोफेशंस हैं जिसकी पास्ट में लोगों ने कल्पना नहीं की थी। सही बात, राइट। हम ये जो कॉफी अभी पी रहे थे, इस पे भी एक स्पेशल स्ट्रीम शुरू हो गया है कॉफी टेस्टर्स का। तो हजारों वैरायटीज की कॉफी है, उनका काम ये होता है बस उसको पीना है, टेस्ट करना है और बताना है किस कॉफी का क्या फ्लेवर है, कौन सा हमें जच रहा है। राइट। किस मूड में, किस टाइम में, किस ज्योग्राफी में, किस वेदर कंडीशन में कैसी कॉफी पीनी चाहिए और उसका क्या फ्लेवर, टेस्ट, अरोमा आना चाहिए, जो कि शायद पहले होता होगा, नहीं होता होगा। और आने वाले दिनों में तो और भी जो भी चीजें आपको लग रहा है इम्पोर्टेंट आज के दिन में है, हो सकता है अगले 10-20 सालों में वो कंप्लीटली इररिलेवेंट हो जाए। तो आज आप जो भी सोच के आप बच्चे को पढ़ाना, लिखाना, एजुकेट करना चाहते हैं, हो सकता है वो चीज एग्जिस्ट ही ना करे अगले 20 सालों में। जब मैं स्कूल में था उस समय टाइपिंग बच्चे सीखने जाते थे, आज के टाइम में टाइपिंग इररिलेवेंट हो गया। बाय डिफॉल्ट अब आप कंप्यूटर पे, कीपैड पे करते हो और उससे भी ज्यादा मोबाइल पे आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो। आने वाले दिनों में हो सकता है जिस ऑडियो और जेस्चर से ही सारे कमांड्स हो जाएं या आप जो सोच रहे हैं वो ऑटोमेटिकली उसमें हो जाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे इतनी तेजी से काम हो रहा है। चैट जीपीटी अभी आ गया है और लोग सोच रहे हैं कि भाई इसका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है और क्या बहुत सारे जॉब से रिलेवेंट हो जाएंगे। जितने क्लैरिकल चीजें हैं वो अगर वही ड्राफ्ट करके दे देता है आपको तो फिर वो उसकी जरूरत ही नहीं रहेगी। एंड इनफैक्ट इन दैट केस वंस अगेन ये सारा जो रैट रेस शुरू हुआ है वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, बिकॉज यू वुड नीड पीपल विथ ओरिजिनल थिंकिंग एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग। जो स्टैंडर्डाइज थिंकिंग है जिसके लिए पूरा मैकेनिज्म डेवलप किया या मैकाले ने एक एजुकेशन सिस्टम बनाया क्योंकि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव था, क्लर्क्स आप डेवलप करना चाहते थे या जो भी डेवलप करना चाहते थे, आपने डिजाइन किया और वो प्रोड्यूस करने थे। अभी उसकी जरूरत ही नहीं रह जाएगी। अब क्या जरूरत रहेगी? वो चीजें सोचो आप ह्यूमन हो, यू आर द ग्रेटेस्ट एंड स्मार्टेस्ट क्रिएचर इन द यूनिवर्स पॉसिबली, राइट? आप मशीन नहीं हो। वो सारी चीजें जो स्टैंडर्डाइज है वो तो मशीन कर देता है, अब आपको करने की जरूरत नहीं। आप यू डू द हायर ऑर्डर थिंकिंग, राइट? उनसे तो अभी फिलोसफी, आर्ट्स, कल्चर, सिनेमा, कम्युनिकेशन, इन सब चीजों में बहुत ढेर सारे अपॉर्चुनिटीज आने वाले हैं। उसमें अब नए क्षेत्र आ रहे हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं लोगों को करनी चाहिए। एंड फाइनली हमें जी हम चाहेंगे कि आपके दो शब्द हमारे ड्रीम गुरुकुल, यहाँ के सभी स्टूडेंट्स और टीचर और मेरे लिए। थैंक यू एंड वंस अगेन I have always been appreciative of your effort। आपको पता ही है हम जब भी बात करते हैं और उसके पीछे का रीजन ये है कि आपके मन में एक कुछ अच्छे विचार हैं। अच्छे विचार ये हैं कि हमें कैसे लो कॉस्ट पे यहाँ के अपने क्षेत्र के बच्चों को अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन प्रोवाइड करना है। ये जब सोच लीडरशिप में होती है तो वो बाकी सब में धीरे धीरे आने लगता है। लेकिन अगर लीडरशिप में ये सोच नहीं होगी ना तो आप बेस्ट टीचर भी लगाओगे तो वो परफॉर्म नहीं करेगा। वो कहेगा कि हमारे मालिक को मतलब ही नहीं है, मैनेजर को मतलब ही नहीं है, क्यों करेगा। लेकिन जब मैनेजमेंट, इनफैक्ट एक स्टडी हुआ था, आउट ऑफ मेनी फैक्टर्स वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर जिसका की इम्प्लीकेशन है क्वालिटी इंप्रूवमेंट पे, और उसमें निकल के आया था स्कूल लीडरशिप। स्कूल का लीडरशिप जितना विजनरी है, जितना मोटिवेटेड है, उसी हिसाब से उस संस्था में वहां का कल्चर डेवलप होता है।
तो क्योंकि वो खुद सिंसियर है, मोटिवेटेड है, इंस्पायर्ड है, तो बाकी टीचर्स भी सिंसियर होंगे, मोटिवेटेड होंगे, ऑनेस्ट होंगे, हार्ड वर्किंग होंगे, तो वहाँ पे एक अच्छा कल्चर डेवलप हो जाता है। एंड दैट इज वन यूनिक थिंग आई थिंक इज अबाउट यू एंड ड्रीम गुरुकुल। सिंसियरिटी है, अच्छा करने की लगन है, मंशा है, तो वो होगा ही होगा, धीरे धीरे होगा, कब होगा मगर वो होगा। सो आई विश ऑल द बेस्ट टू ड्रीम गुरुकुल। थैंक यू सो मच अमित जी आपका समय देने के लिए, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग अस। ड्रीम गुरुकुल कोचिंग फॉर लाइफ।